फ्रेंड्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जॉन लॉक ने भी उसी प्रकार से मानव स्वभाव की व्याख्या की है, क्योंकि जॉन लॉक भी सामाजिक इंग्लैंड की सामाजिक परिस्थितियों और सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित क्या था वहाँ की राजनीतिक घटनाओं का, गृह युद्ध का उसने प्रत्यक्षतः वहाँ उसको देखा था, उसका अनुभव था, और इसी आधार पर उसने मानवीय स्वभाव की बात की थी। इसी आधार पर उसने सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात की हॉब्स के अनुसार, और उसने मानव स्वभाव के एक सकारात्मक पक्ष को भी उसने कहीं ना कहीं स्वीकार किया है कि मनुष्य में दया और सहानुभूति, इस तरह के गुण भी जो हैं वो होते हैं। फिर उसी के साथ साथ उसने इंग्लैंड में जो गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी वहाँ शांति स्थापित करने में कुछ ऐसे शांतिपूर्ण उपायों और साधनों की ही का उसने समर्थन किया था। इसलिए हॉब्स जो है वो कहीं मनुष्य को एक स्वार्थी, लालची, लोभी, एक नकारात्मक दृष्टिकोण से एक ऐसा प्राणी मानता है, जबकि लॉक जो है वो मनुष्य को एक अच्छा व्यक्ति भी मानता है और वो दूसरों के साथ संबंध रखता है। उसमें दया की भावना होती है, उसमें प्रेम की, सद्भावना की जैसी भावनाएं जो हैं व्यक्ति में होती हैं। प्राकृतिक अवस्था की बात करें, जहाँ तक हॉब्स के अनुसार लॉक ने भी इसी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है, और उसने माना है कि जो प्राकृतिक अवस्था में जो एक प्रत्येक प्राकृतिक अवस्था जो है वो संघर्ष नहीं होता है, उसमें वहाँ शांति और सहयोग और समानता और स्वतंत्रता भी की अवस्था भी रहती है। फिर प्राकृतिक अधिकार जो हैं, उन प्राकृतिक अधिकारों को उसने राजनीतिक व्यवस्था में भी शामिल किया है, या राजनीतिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था में भी उन प्राकृतिक अधिकारों को भी वो देखता है, जैसे जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है। तो ये अधिकार वो राज्य में भी देखता है। फिर लॉक जो है वो कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वहाँ भी एक व्यवस्था थी, वहाँ पर भी एक प्रकार का कोई सिस्टम था, और उसमें विवेक पर आधारित कोई व्यवस्था स्थापित थी। इसलिए लॉक जो है वो विवेक पर आधारित व्यवस्था की बात करता है। फिर उसी प्राकृतिक अवस्था के को आगे चल कर के एक आदर्श के रूप में लॉक स्वीकार करता है, परंतु फिर उसका मानना है कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो एक आदर्श हो सकता है, वो एक आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं हो सकती है, वो स्थायी नहीं है। इसलिए जो कमियां उस प्राकृतिक अवस्था में रह गई थी, उन कमियों को लॉक जो है अपने समझौतावादी सिद्धांत के आधार पर पूरा करने की बात करता है, और इसी आधार पर उसने माना है कि मनुष्यों में दो प्रकार के समझौते होते हैं, है ना। दो समझौतों की बात करता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे उसने एक तो प्राकृतिक अवस्था खत्म होती है और एक सभ्य समाज की स्थापना होती है, और उसके बाद में वो व्यवस्था करने का जो अधिकार है व्यक्ति समाज को दे देता है। तो व्यक्ति और व्यक्ति समूह में समझौता सिद्धांत में व्यक्ति और व्यक्ति समूह जो है वो काम करते हैं। इसी के साथ साथ लॉक ने का जो सामाजिक समझौता है उसमें वो शासक को कानून बनाने का अधिकार देता है ना, उसकी व्याख्या करने का अधिकार देता है, लेकिन उसकी जो शक्ति है, उसकी जो संप्रभुता है वो असीमित नहीं है, वो निरंकुश नहीं है। उसको मर्यादित शक्ति को वो स्वीकार करता है और उस पर प्रतिबंध लगाता है कि जो कानून है, जो प्राकृतिक नियम हैं, प्राकृतिक कानून हैं, उनके अनुरूप ही शासक जो है
वो कानूनों का निर्माण करेगा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल राज्य में किया करेगा। लॉक का मानना है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं, है ना। इसी के साथ साथ वो जीवन और स्वतंत्रता की जो अधिकार है संपत्ति के साथ साथ वो इसी में शामिल करता है। फिर लॉक का मानना है कि जो सामाजिक समझौता है वो राजनीतिक समाज की स्थापना करता है अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के द्वारा, और शासक और शासित के बीच भी कुछ ऐसे शर्त निश्चित और निर्धारित करते हुए वो सरकार की स्थापना करता है। फिर लॉक कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है उन अधिकारों को त्याग कर वो ऐसे अधिकारों को शामिल करता है जो सामूहिक सुरक्षा पर आधारित हैं, यानी कि राज्य में रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी सामूहिक सुरक्षा और रक्षा के लिए वो अपने अधिकार को छोड़ देता है सामूहिक हितों के आधार पर। फिर क्योंकि उसी सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण होता है, ऐसा लॉक का मानना है। फिर लॉक कहता है कि उस जो सामाजिक समझौता की जो प्रक्रिया है उसमें शासक भी शामिल है और वही सारी शर्तें जो समझौते की हैं वो अनिवार्यतः उसके ऊपर भी, शासक के ऊपर भी लागू होती हैं। तो इसलिए वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थक नहीं है। हॉब्स जैसे निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है, यहाँ वो सीमित राजतंत्र का समर्थक है। फिर लॉक ने अपने समझौता सिद्धांत में राज्य और शासन के अंतर को स्वीकार किया है और वो शक्ति विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। क्योंकि शासक और सरकार की स्थापना मनुष्यों ने समझौते और सहमति के आधार पर की है, इसलिए सरकार यदि लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में अगर कार्य नहीं करता है तो शासक की नियुक्ति करने वाली जनता को उसे हटाने का अधिकार भी होता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं लॉक जो है वो सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार को हॉब्स से अलग करता है। शासक अथवा सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार जनता को है। हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में या हॉब्स के चिंतन में नागरिकों को विरोध करने का अधिकार नहीं है। इसलिए हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो संप्रभु शक्ति को, संप्रभुता को समाज में ही निहित मानता है। सरकार किसी भी प्रकार की हो, लेकिन अंत में समाज की इच्छा और उनकी अभिव्यक्ति के आधार पर ही वो कार्य करता है। थैंक यू।